नमस्कार। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात कर रहे हैं जिससे कई शोधकर्ता जूझते हैं। हाँ, मतलब अपनी थीसिस को सही ढंग से प्रस्तुत करना। बिल्कुल। एक अच्छी संरचना सिर्फ अध्यायों को लगाना नहीं है, बल्कि पाठक को आपके शोध की कहानी समझाना है ना? एकदम सही। और इसमें हमारी मदद के लिए है प्रिया माय असाइनमेंट सॉल्यूशन का 2025 का लेख, थीसिस अध्याय सफल संरचना का मार्ग। अच्छा। तो आज हम इसी के आधार पर देखेंगे कि कैसे एक मानक संरचना, मतलब एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, आपके काम को स्पष्ट और प्रभावशाली बना सकता है। हाँ, तो चलिए फिर इस मानक संरचना को परत दर परत खोलते हैं। लेख कहता है कि ज्यादातर विश्वविद्यालय एक जाना पहचाना फॉर्मेट फॉलो करते हैं। जी। तो शुरुआत होती है परिचय से, यानी इंट्रोडक्शन से। इसका असल मकसद क्या है, सिर्फ टॉपिक बताने के अलावा? देखिए, इंट्रोडक्शन पाठक के लिए एक रोड मैप जैसा है। वो मंच तैयार करता है। इसमें आप बताते हैं कि शोध क्यों जरूरी है, मतलब पृष्ठभूमि क्या है, समस्या क्या है जिसे आप एड्रेस कर रहे हैं, आपके शोध के उद्देश्य या सवाल क्या हैं। अच्छा। और साथ ही अध्ययन का महत्व, उसका दायरा, सीमाएं, ये सब क्लियर करना होता है। और मेथोडोलॉजी का एक छोटा सा ओवरव्यू भी। हाँ बिल्कुल, कार्यप्रणाली का संक्षिप्त ब्यौरा और पूरी थीसिस का एक खाका भी यही मिलता है। इस लेख में एक खास बात कही गई है कि पाठक को शुरू में ही रिसर्च गैप दिखाकर बांध लेना चाहिए। जी हाँ, वो बहुत जरूरी है। मतलब ये बताना कि मौजूदा ज्ञान में कहाँ कमी है जिसे आपका शोध पूरा करेगा। ये पूरे शोध की नींव रखता है। सही कहा। ये पाठक को बताता है कि आपका शोध क्यों मायने रखता है। अच्छा, इस नींव के बाद आता है अध्याय 2, साहित्य समीक्षा या लिटरेचर रिव्यू। हाँ, लिटरेचर रिव्यू। और ये सिर्फ पिछले कामों की लिस्ट नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दिखाने का मौका है कि आप अपने विषय के मौजूदा ज्ञान को कितनी गहराई से समझते हैं। सही। इसमें जो मुख्य सिद्धांत हैं, पिछले शोध के जो नतीजे निकले हैं, और सबसे जरूरी मौजूदा ज्ञान में कहाँ कमियां हैं, कहाँ विरोधाभास हैं, ये सब सामने लाना होता है। और इसी से आप बताते हैं कि आपका अध्ययन इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है ना? एग्जैक्टली। और लेख का एक सुझाव है कि इसे आप थीम के हिसाब से या समय के क्रम में या फिर मेथोडोलॉजी के आधार पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसी जरूरत हो। हाँ, जैसे विषय की मांग हो। ये आपके शोध की जरूरत को पुख्ता करता है। समझ गए। इसके बाद हम आते हैं अध्याय 3 पर, अनुसंधान क्रियाविधि यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहाँ शायद सिर्फ क्या किया बताना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों किया, ये समझाना ज्यादा जरूरी है। ये चैप्टर पारदर्शिता के बारे में है। आपको साफ बताना होता है कि शोध कैसे किया गया, आपका रिसर्च डिजाइन क्या था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड। सैंपल कैसे चुना? हाँ, सैम्पलिंग मेथड, डेटा कलेक्शन के टूल्स क्या थे, किन नैतिक बातों का ध्यान रखा गया, और हाँ, अपनी मेथोडोलॉजी की सीमाओं को मानना भी जरूरी है। लेख भी यही कहता है कि हर तरीके के चुनाव को सही ठहराना, जस्टिफाई करना महत्वपूर्ण है। जी। इसी से आपके शोध की विश्वसनीयता बनती है। रीडर को भरोसा होता है कि नतीजे हवा में नहीं हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस से आए हैं। ओके, तो तरीके तय हो गए। अब आता है अध्याय 4, डेटा विश्लेषण और परिणाम, रिजल्ट्स। हाँ, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। यहाँ आप अपने निष्कर्षों को, जो फाइंडिंग्स हैं, उन्हें सामने रखते हैं, बिल्कुल साफ, लॉजिकल तरीके से। ग्राफ टेबल वगैरह का इस्तेमाल होता होगा? हाँ, अगर क्वांटिटेटिव है तो ग्राफ टेबल, अगर क्वालिटेटिव है तो शायद कोटेशंस का इस्तेमाल हो। यहाँ एक दिलचस्प बात कही गई है कि डेटा को खुद बोलने दें, मतलब जल्दी से व्याख्या करने से बचें। बिल्कुल सही। इस सेक्शन में आप सिर्फ रॉ फाइंडिंग्स प्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिवली, अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कम से कम। अच्छा, ये तो कच्चे निष्कर्ष हो गए। हाँ, और इन कच्चे निष्कर्षों को मायने देने का काम होता है अगले अध्याय में, अध्याय 5, चर्चा यानी डिस्कशन। ये सिर्फ नतीजों को दोहराना नहीं है, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आप उन नतीजों का अर्थ समझाते हैं, उन्हें अपने शुरुआती रिसर्च क्वेश्चन से जोड़ते हैं। और शायद पिछले अध्ययनों से तुलना भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, बताते हैं कि आपके नतीजे दूसरों से कैसे मिलते हैं या अलग हैं। अगर कोई अनपेक्षित, मतलब सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला तो उसकी व्याख्या करते हैं। यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग दिखती है। एग्जैक्टली। ये वो जगह है जहां आप बताते हैं कि आपके काम ने विषय की समझ में क्या नया जोड़ा है, इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा होती है। समझ गई। फिर आता है अध्याय 6, निष्कर्ष और सिफारिशें, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। ये एक तरह से समेटना है पूरे काम को। जाना है। बिल्कुल। पूरी शोध यात्रा का सार। यहाँ आप संक्षेप में बताते हैं कि शोध के उद्देश्य कैसे पूरे हुए, और भविष्य के लिए सुझाव भी।
हाँ, आगे के शोध के लिए या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए आप सिफारिशें दे सकते हैं। और कुछ आखिरी विचार। लेख कहता है इसे संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल। जी। और अंत में अध्याय 7 और 8, संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस। हाँ, ये अकादमिक ईमानदारी के लिए बेहद जरूरी है। आपको अपने विश्वविद्यालय की निर्धारित शैली जैसे एपीए, एमएलए, हार्वर्ड, उसका सख्ती से पालन करना होता है। आजकल तो टूल्स भी आते हैं इसके लिए। हाँ, गाइड में भी जिक्र है। ज़ोटेरो या मेंडेली जैसे रेफरेंस मैनेजमेंट टूल काफी मददगार हो सकते हैं। और अपेंडिक्स में परिशिष्ट में आप वो सारी एक्स्ट्रा सामग्री डाल सकते हैं जो टेक्स्ट में फिट नहीं होती पर जरूरी है, जैसे प्रश्नावली, कच्ची डेटा का नमूना, एथिक्स क्लियरेंस फॉर्म वगैरह। तो कुल मिलाकर इस लेख का सार यही है कि थीसिस संरचना में स्पष्टता, निरंतरता और तर्क सबसे ऊपर है। हाँ, बिल्कुल। इसे कहानी की तरह देखना चाहिए जहां हर अध्याय लॉजिकली अगले अध्याय तक ले जाता है। एक अच्छी संरचना पाठक को आपके तर्क के साथ चलने में मदद करती है। ये तो हुई संरचना की बात, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या इस तयशुदा ढांचे के भीतर भी थीसिस की जो कहानी कहने की क्षमता है, उसकी नैरेटिव क्वालिटी, क्या वो उसके प्रभाव को बदल सकती है? मतलब क्या अकादमिक लेखन में भी कहानी कहने का कोई महत्व है? इस पर सोचना चाहिए।